हम अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी शारीरिक बीमारी की बात होती है या कोई मेडिकल डायग्नोसिस होता है तो वहाँ ना एक खास तरह की सटीकता होती है। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल किसी मशीन या इंजीनियरिंग की तरह। जैसे मान लीजिए अगर पैर की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे फिल्म पर वो टूटी हुई सफ़ेद लाइन एकदम साफ नजर आ जाती है। डॉक्टर बस उंगली रखकर सीधे बता देता है कि भाई दिक्कत ठीक यहाँ है और इसका इलाज ये है। हाँ, और ये स्पष्टता ना एक इंसान के तौर पर हमें बहुत तसल्ली देती है। एकदम। हमें वो चीज़ें बहुत पसंद हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें, माप सकें और जिन्हें किसी एक तय खाने में फिट किया जा सके। लेकिन ये जो बाइनरी नजरिया है ना, ये मेडिकल साइंस या भौतिकी के लिए तो एकदम सही काम करता है। मतलब चीजें या तो टूटी हैं या नहीं टूटी हैं। लेकिन जैसे ही हम इंसान के मानसिक विकास, उसके व्यवहार और मनोविज्ञान की जटिल दुनिया में कदम रखते हैं तो वो स्पष्ट एक्सरे मशीन ना पूरी तरह से फेल हो जाती है। हाँ। अचानक हम एक ऐसे परिदृश्य का सामना करते हैं जो बेहद धुंधला है। यहाँ कोई सफेद लाइन नहीं है जो आपको ये बता सके कि कोई बच्चा क्लास में गणित में क्यों पिछड़ रहा है या कोई इंसान अचानक गुस्से में क्यों आ जाता है। बिल्कुल। और इसी डायग्नोस्टिक धुंधलेपन को साफ करने की कोशिश में इंसानों को सदियों का समय लग गया। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है। इस धुंधलेपन की परतों को हटाने के लिए ही आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों, विशेषकर इसके पहले चैप्टर के क्रमिक विकास की गहराई में उतरने वाले हैं। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है ना? मतलब आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ कुछ ऐतिहासिक पन्नों को पलटना नहीं है यार, बल्कि ये समझना है कि इंसानों ने खुद के ही दिमाग की पहेली को सुलझाने के लिए आखिर क्या-क्या जतन किए। ये सफर दर्शन शास्त्र के एक छोटे से हिस्से से शुरू होकर मनोविज्ञान के एक स्वतंत्र और जटिल विज्ञान बनने तक की एक बेहद रोमांचक कहानी है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और मैं मानती हूँ कि इस क्रमिक इतिहास को समझना इसलिए भी अहम है क्योंकि ज्ञान तब सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है जब हम उसके क्यों और कैसे को समझते हैं। हाँ। तथ्य तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी किताब में, लेकिन इंसान को देखने का हमारा नजरिया समय के साथ कैसे और क्यों बदला, ये असली पहेली है। देखिए, किसी भी नए विषय की शुरुआत हमेशा उसकी परिभाषा से होती है। सही बात है। लेकिन मनोविज्ञान का इतिहास इस बात का गवाह है कि ये विषय अपनी ही परिभाषा को लेकर कई सदियों तक एक भयानक पहचान के संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता रहा। और ये संकट शुरू कहाँ से होता है? प्राचीन यूनान से। मतलब अगर हम स्रोत सामग्री को देखें तो यूनानी भाषा के 2 शब्द थे, साइकी जिसका अर्थ था आत्मा और लोगोस जिसका अर्थ था अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। हाँ, तो प्लेटो, अरस्तु और बाद में डेकार्ट जैसे जो दार्शनिक थे उन्होंने इसे आत्मा का विज्ञान मान लिया। 15वीं सदी तक यही माना जाता रहा कि मनोविज्ञान दरअसल दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है जो बस इंसान की आत्मा का अध्ययन करती है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हुई। विज्ञान आखिर उस चीज को कैसे माने जिसे वो साबित ही नहीं कर सकता? हाँ, आत्मा को आप लैब में कैसे लाएंगे? बिल्कुल। आत्मा का ना तो कोई भौतिक स्वरूप था, ना उसका कोई वजन था और ना ही उसे किसी लैब में परखा जा सकता था। इसी वैज्ञानिक चुनौती के कारण ना 16वीं और 17वीं सदी में इटली के पोम्पोनाजी जैसे विचारकों ने दिशा ही बदल दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि आत्मा नहीं, मनोविज्ञान दरअसल मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन यार, मन या मस्तिष्क कहना भी तो उसी अमूर्त पहेली को एक नया नाम देना था ना। मतलब मन को भी तो आप आत्मा की तरह किसी टेबल पर रख के देख नहीं सकते। एकदम सही पकड़ा आपने, मन भी अमूर्त ही था। तो इसी वजह से 18वीं और 19वीं सदी में एक और बड़ा बदलाव आया। स्रोत बताता है कि विलियम जेम्स और विलियम वुंट जैसे दिग्गजों ने इसे चेतना का विज्ञान यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दे दिया। उनका तर्क ये था कि इंसान अपनी चेतना में रहकर जो अनुभव करता है बस वही मनोविज्ञान है। ये तर्क सुनने में आकर्षक तो था, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के एक बड़े वर्ग को जल्दी एहसास हो गया कि चेतना एक बहुत ही अपूर्ण और सीमित शब्द है। विलियम मैकडूगल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने तो चेतना को एक बुरा शब्द तक घोषित कर दिया था। वेट, बुरा शब्द? ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह थी। अगर कोई विषय सिर्फ चेतन अवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह मानव मस्तिष्क के उस विशाल हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है जिसे हम अचेतन यानी अनकॉन्शियस या अर्धचेतन मन कहते हैं। ओह हाँ, वो फ्रॉइड वाली चीज है। बिल्कुल। ये एकदम एक आइसबर्ग की तरह है जिसका सिरा तो पानी के ऊपर दिखता है जो हमारी चेतना है, लेकिन उसका विशाल हिस्सा पानी के नीचे छिपा रहता है जिसे हम देख नहीं पाते। तो इस पूरी जद्दोजहद को देखकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी आ रही है।
ये पूरा सफर बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान हवा को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अरे वाह, बहुत सही एनालॉजी है ना? मतलब पहले उसने आत्मा नाम की हवा पकड़ने की कोशिश की, फिर मन की, फिर चेतना की, और जब वो हवा मुट्ठी में किसी भी तरह से पकड़ में नहीं आई तो विज्ञान ने हार कर हवा को छोड़ ही दिया। उसने सिर्फ उन पत्तों का अध्ययन करना शुरू कर दिया जो उस अदृश्य हवा से हिल रहे थे। और वो हिलते हुए पत्ते हैं हमारा व्यवहार। एकदम सटीक, हमारा व्यवहार। 20वीं सदी में जॉन बी वॉटसन और B.F. स्किनर जैसे लोगों ने मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर यानी अवलोकन करने योग्य मानव व्यवहार का विज्ञान घोषित कर दिया। और पता है, पत्तों और हवा की ये तुलना मनोविज्ञान के इस पूरे सफरनामे का सटीक सार है। और इसी लंबी जद्दोजहद को मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने एक बहुत ही मशहूर कोट में पिरोया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना त्यागी, और अब वो व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। हाँ, ये कोट पहले चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव इसलिए नहीं हुआ कि पुरानी बातें पूरी तरह गलत थीं, बल्कि ये बताता है कि विज्ञान को प्रमाण की कितनी सख्त जरूरत होती है। जब ये तय हो गया कि इंसान का अध्ययन उसके बाहरी व्यवहार के जरिए हो सकता है, तो अगला सबसे बड़ा वैज्ञानिक सवाल सामने आकर खड़ा हो गया कि भाई इसे मापा कैसे जाए, इसे एक लैब के अंदर कैसे टेस्ट किया जाए। एकदम सही। और ठीक इसी सवाल से जन्म होता है मनोविज्ञान के अलग अलग संप्रदायों का, जिन्हें हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। इतिहास में ना 1879 का साल एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंड ने दुनिया की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। हाँ, 1879 में। हाँ, और यहीं से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के साये से पूरी तरह निकलकर एक स्वतंत्र विज्ञान बना। वुंड की इस विचारधारा को संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म कहा गया। और संरचनावाद का मुख्य उद्देश्य इंसान के जटिल मानसिक अनुभवों को छोटे छोटे टुकड़ों या संरचनाओं में तोड़कर समझना था। इसके लिए वुंड ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया ना, उसे अंतर्दर्शन विधि यानी इंट्रोस्पेक्शन कहा गया। पर एक बात बताइए, ये अंतर्दर्शन लैब के अंदर असल में काम कैसे करता था? मतलब किसी इंसान के विचारों को आप तोड़ कैसे सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, वुंड अपनी लैब में लोगों को बैठाते थे और उनके सामने एक मेट्रोनोम रख देते थे। वो उपकरण जो टिक टिक की आवाज करता है संगीत में? हाँ, बिल्कुल वही। अब वो व्यक्ति उस टिक टिक की आवाज सुनकर अपने भीतर उठने वाली हर एक बारीक भावना, हर एक उत्तेजना और हर एक विचार का बिल्कुल सटीक वर्णन करता था। अच्छा, मतलब वो खुद अपने अंदर झांक रहा है। हाँ, वो बताता था कि आवाज तेज होने पर उसे कैसा महसूस हुआ या लय धीमी होने पर उसकी धड़कन में क्या बदलाव आया। वुंड इन सभी छोटे छोटे अनुभवों या तत्वों को जोड़कर मानव मन की एक पूरी संरचना तैयार करना चाहते थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी केक को समझने के लिए उसे बनाने वाले तत्वों में बांट दिया जाए। केक हाँ, मतलब संरचनावाद मानो उस केक को लेकर उसे मैदा, चीनी, मक्खन और अंडे में अलग अलग कर रहा है, बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहीं पर संरचनावाद की सबसे बड़ी कमजोरी छिपकर बैठी थी। वो क्या? विलियम जेम्स और जॉन डीवी जैसे विचारकों ने इस पर कड़ा प्रहार किया और एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे कहते हैं प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवादियों का सीधा सा सवाल था कि भाई आप इस बात पर ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं कि मन किन तत्वों से बना है। असली सवाल ये है कि ये केक पकाया क्यों जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो वो फंक्शन पे आ गए। बिल्कुल। स्रोत में ये भी है कि विलियम जेम्स इस दौरान चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांतों से बहुत गहराई से प्रभावित हो रहे थे। उनका मानना था कि मन का मुख्य काम इंसान को अपने वातावरण के साथ समायोजन यानी अडैप्टेशन करने में मदद करना है। मतलब अगर कोई इंसान मुश्किल परिस्थिति में फंसता है तो उसका दिमाग उसे वहां से बचने या उस माहौल में ढलने में कैसे मदद करता है। मनोविज्ञान को यह समझना चाहिए ना कि उसकी टिक टिक की आवाज से क्या भावनाएं आ रही हैं। एकदम। और शिक्षा मनोविज्ञान के पहले चैप्टर में ना प्रकार्यवाद का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि जॉन डेवी ने इसे सीधे तौर पर क्लासरूम से जोड़ दिया। वो कैसे? देखिए, संरचनावाद के दौर में शिक्षा का मतलब सिर्फ तथ्यों को रटना था, यानी मैदा और चीनी अलग करना।
लेकिन प्रकार्यवाद ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। आज हम स्कूलों में जो लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना देखते हैं, जो व्यावहारिक पाठ्यक्रम हम देखते हैं, वो पूरी तरह से प्रकार्यवाद की ही देन है। अरे वाह, लेकिन विज्ञान हमेशा और अधिक ठोस सबूतों की मांग करता है ना। प्रकार्यवाद ने वातावरण और समायोजन की बात तो बहुत अच्छी की, लेकिन अंतर्दर्शन या मन के भीतर क्या चल रहा है, इसे मापने का तरीका अभी भी बहुत ही व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव था। हाँ, क्योंकि मेरी टिक-टिक की आवाज सुनने की भावना आपकी भावना से अलग हो सकती है। इसे वैज्ञानिक तराजू पर तो तौला नहीं जा सकता था। बिल्कुल, और इसी हताशा से 20वीं सदी की शुरुआत में एक बेहद कट्टरपंथी और क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के सबसे बड़े पैरोकार बनकर उभरे। हाँ, व्यवहारवादियों ने ना एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि चेतना, मन या अंतर्दर्शन जैसी चीजों का कोई वैज्ञानिक वजूद है ही नहीं। अगर हम मनोविज्ञान को भौतिकी या रसायन विज्ञान जैसा ठोस विज्ञान बनाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस चीज पर ध्यान देना होगा जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं और माप सकते हैं, और वो है बाहरी व्यवहार। वॉटसन का ना एक बहुत ही मशहूर और मैं कहूँगा अतिवादी दावा है, स्रोत में इसका जिक्र है। उन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो और मैं उन्हें उनके वातावरण को अपने हिसाब से बदलकर जो चाहूं बना सकता हूं, डॉक्टर, वकील, चोर या भिखारी। बाप रे! हाँ, मतलब ये सोच दर्शाती है कि व्यवहारवादियों ने विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी की भूमिका को पूरी तरह से नकार ही दिया था। उनके लिए इंसान सिर्फ एक खाली स्लेट था जिस पर वातावरण कुछ भी लिख सकता है। पर यार, मुझे ये एक बहुत ही मशीनी और एक्सट्रीम सोच लगती है। क्या हम सच में सिर्फ अपने वातावरण की कठपुतलियां हैं? क्या हमारे जीन्स, हमारे जन्मजात क्षमताओं का कोई वजूद ही नहीं है? आपकी आपत्ति पूरी तरह जायज है, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही व्यवहारवाद का सबसे बड़ा अंधा मोड़ या ब्लाइंड स्पॉट था। व्यवहारवादियों ने इंसान को एक तरह का रोबोट मान लिया जो सिर्फ किसी बाहरी उद्दीपन या स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स देता है। इवान पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किए और बीएफ स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर। हाँ, वो घंटी बजने पर लार टपकने वाला प्रयोग। बिल्कुल। उन्होंने साबित किया कि अगर आप किसी व्यवहार को पुरस्कार या रीइंफोर्समेंट देंगे तो वो व्यवहार बढ़ेगा, और अगर सजा देंगे तो वो घट जाएगा। जिसका सीधा असर ना आज भी हमारे स्कूलों में दिखता है। हाँ, मतलब बच्चों को अच्छे काम के लिए स्टार देना या होमवर्क न करने पर सजा देना, ये विशुद्ध रूप से व्यवहारवादी तो है। एकदम सही। लेकिन हर समस्या का समाधान सिर्फ बाहरी इनाम या सजा तो नहीं हो सकता ना। इंसान चूहों या कबूतरों से बहुत अलग होते हैं। जब हम किसी जटिल गणित के सवाल को सुलझा रहे होते हैं तो हम सिर्फ अंधे होकर हाथ पैर नहीं मार रहे होते। हाँ, हमारे अंदर एक सोचने की प्रक्रिया चल रही होती है। बिल्कुल। और व्यवहारवाद की इसी भारी कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी में एक नई विचारधारा ने जोर पकड़ा, समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद। मैक्स वर्थहाइमर इसके जनक थे। गेस्टाल्ट, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णाकार या ऑर्गेनाइज्ड होल। गेस्टाल्टवादियों ने व्यवहारवादियों के वो जो टुकड़ों में देखने वाला नजरिया था ना, उसको पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि इंसान किसी भी परिस्थिति को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप में देखता है। जैसे मान लीजिए, अगर हमारे सामने एक पेंटिंग है तो हम उसे सिर्फ लाल, नीले और पीले रंग के अलग अलग धब्बों के रूप में नहीं देखते। हम उस पूरी तस्वीर के भाव को एक साथ ग्रहण करते हैं। बहुत सही उदाहरण है। और इस बात को साबित करने के लिए ना, वोल्फगैंग कोहलर ने सुल्तान नाम की एक चिंपैंजी पर बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया था। अरे हाँ, सुल्तान। हाँ, सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे के बाहर कुछ केले रख दिए गए जो उसकी पहुंच से दूर थे। पिंजरे में कुछ छोटी बड़ी छड़ियां भी रखी थी। तो सुल्तान ने क्या किया? सुल्तान ने पहले तो व्यवहारवादियों की थ्योरी के हिसाब से हाथ पैर मार करके केलों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर वो शांत होकर बैठ गया और पूरी परिस्थिति का एक साथ मुआयना करने लगा। और फिर अचानक उसके दिमाग में एक आहापल आया। उसने 2 छड़ियों को आपस में जोड़ा और केलों को खींच लिया। और ये जो आहापल है ना, यही वो मैकेनिज्म है जिसे गेस्टाल्टवाद में अंतर्दृष्टि या इंसाइट कहा गया। बिल्कुल। मतलब समस्या का समाधान बाहरी वातावरण से नहीं आया, बल्कि दिमाग के अंदर अचानक सारे तारों के जुड़ने से आया। जब एक छात्र क्लासरूम में किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को रटने के बजाय अचानक समझ जाता है और कहता है, ओह, तो ये ऐसे काम करता है,
तो वो अंतर्दृष्टि का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। एकदम सही। तो देखिए, व्यवहारवाद बाहरी वातावरण पर टिका था और गेस्टाल्टवाद ने चेतन मस्तिष्क के सोचने के तरीके को एक नई दिशा दी। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अछूता था। कौन सा हिस्सा? वो हिस्सा जो इंसान के अंदर गहरे राजों, अनसुलझी गुत्थियों और दमित इच्छाओं से भरा था। और यहाँ प्रवेश होता है सिगमंड फ्रॉयड और उनके मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस का। ओ फ्रॉयड का नजरिया तो मनोवैज्ञानिक इतिहास में एक बड़े भूकंप की तरह था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड की तरफ खींचा। उनका मानना था कि हमारी ज्यादातर मानसिक बीमारियां हमारे भीतर चल रहे द्वंद्व और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की आदतें उस अचेतन मन से संचालित होती हैं जिसमें हमने अपने बचपन के दर्द, डर और इच्छाओं को दबा कर रखा है। और उन्होंने इस अचेतन मन तक पहुंचने के लिए मुक्त साहचर्य यानी फ्री एसोसिएशन और स्वप्न विश्लेषण जैसी विधियां विकसित की, जहां इंसान बिना किसी रोक टोक के बोलता है। हाँ, ताकि उसके अंदर की परतें खुल सकें। शिक्षा के क्षेत्र में इसका एक बहुत ही व्यावहारिक असर पड़ा। मान लीजिए क्लास में एक बच्चा बिना किसी वजह के बहुत आक्रामक व्यवहार कर रहा है। एक व्यवहारवादी शिक्षक शायद उसे सजा देकर उसका व्यवहार सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन एक मनोविश्लेषणवादी शिक्षक ये समझने की कोशिश करेगा कि इस आक्रामकता के पीछे उसके घर का कोई छिपा हुआ आघात या कोई दबी हुई असुरक्षा तो नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात है। फ्राइड ने बाल विकास की अवस्थाओं को समझने में बहुत मदद की। लेकिन यार, एक बात है, उनका पूरा नजरिया बेहद डार्क और निराशावादी था। वो कैसे? मतलब ऐसा लगता था जैसे इंसान अपने ही अचेतन मन की कठपुतली है और उसका अपने ही फैसलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इंसान को एक ऐसा जीव बना दिया गया जो सिर्फ अपनी पाशविक प्रवृत्तियों से लड़ रहा है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इंसान की इसी गरिमा को वापस लौटाने का काम आधुनिक समय में मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्टिक और संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव दृष्टिकोण ने किया। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स जैसे मानवतावादियों ने फ्रॉयड के इस निराशावाद और वॉटसन की मशीनी सोच दोनों को सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, मानवतावादी विचारधारा तो एकदम एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आती है। ये इस बात पर जोर देती है कि इंसान कोई मशीन नहीं है जो बाहरी वातावरण से कंट्रोल होता हो, और नहीं वह अपने अचेतन मन का गुलाम है। इंसान के पास एक स्वतंत्र इच्छा होती है, फ्री विल होती है। बिल्कुल। मैस्लो ने अपनी आवश्यकताओं के पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ नीड्स में यह स्पष्ट किया कि हर इंसान के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ रूप पाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है। क्लासरूम में इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा भूखा है या उसे क्लास में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, तो वो कभी भी गणित या विज्ञान नहीं सीख सकता। मानवतावादियों ने व्यक्तिगत विभिन्नता और हर बच्चे के सम्मान पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों का क्या? वहीं दूसरी ओर जीन पियाजे और टालमैन जैसे संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि इंसान का दिमाग एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है जो जानकारी को प्रोसेस करता है, स्मृति बनाता है और जटिल निर्णय लेता है। तो अगर हम इस पूरे लंबे और जटिल सफर को समेटें, जो आत्मा के अमूर्त विचार से शुरू होकर लैब में रचे गए व्यवहारवाद और फिर अंततः मानवतावाद की आज़ादी तक पहुंचा है, तो एक सवाल उठता है। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान के पहले चैप्टर से हमें असल में क्या हासिल होता है? बहुत अच्छा सवाल है। हमें यह हासिल होता है कि इंसान के दिमाग और उसके व्यवहार को समझने का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी विचारधाराओं का एक बहुत ही खूबसूरत और जरूरी मिश्रण है। ये शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए एक टूल किट है। प्रकार्यवाद से हमने शिक्षा को व्यावहारिक बनाना सीखा, व्यवहारवाद से हमने अनुशासन और अभ्यास की अहमियत समझी, गेस्टाल्ट से हमने किसी भी विषय को समग्रता से समझना सीखा, फ्रॉयड से हमने बच्चे के अंदरूनी द्वंद्वों के प्रति सहानुभूति रखना सीखा, और मानवतावाद से हमने हर छात्र की अद्वितीय क्षमता का सम्मान करना सीखा। ये एक बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। मतलब मनोविज्ञान ने एक विज्ञान का दर्जा पाने के लिए अपनी आत्मा और चेतना को पीछे छोड़ दिया और अवलोकन किए जाने वाले व्यवहार को अपना लिया। लेकिन इस ऐतिहासिक सफर के मुहाने पर खड़े होकर वर्तमान का एक बहुत ही विचारोत्तेजक परिदृश्य सामने आता है। वो कैसे? आज के दौर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में हैं।
एआई मशीनें बिल्कुल इंसानों जैसा ही व्यवहार कर रही हैं। वे बेहतरीन कविताएं लिख रही हैं, सहानुभूतिपूर्ण जवाब दे रही हैं और ऐसा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर दिखा रही हैं जिसे इंसान से अलग कर पाना मुश्किल हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो सच है। तो अगर मनोविज्ञान सिर्फ व्यवहार का विज्ञान है, तो मशीन और इंसान में क्या फर्क रह गया? यह एक ऐसा सवाल है जो मनोविज्ञान के भविष्य की नींव हिला सकता है। बिल्कुल। क्या भविष्य में जब मशीनें पूरी तरह से इंसानी व्यवहार की नकल कर लेंगी, तो क्या मनोविज्ञान को एक बार फिर से इंसान की उसी आत्मा या चेतना की ओर वापस लौटना पड़ेगा जिसे उसने सदियों पहले छोड़ दिया था? इंसान को मशीन से अलग साबित करने के लिए क्या हमें उन पुरानी पहेलियों को एक नए चश्मे से फिर से सुलझाना होगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।